all, thank you so much for doing this interview, sir. It's an honor to interview you. सर, आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए और उसके बाद आपको इंस्पिरेशन मिली फिल्म्स करने की और फिल्म इंडस्ट्री में आने की, और तब से अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही? जब भी आप जन्म लेते हैं किसी भी परिवार में, तो ये आवश्यक नहीं कि आप उसी परिवार के इन्फ्लुएंस से आप बड़े हों जी। क्योंकि आप अपनी आत्मा लेकर और अपने टैलेंट लेकर पैदा होते हैं। तो एक किसान का बेटा भी साइंटिस्ट बन सकता है और एक चाय बेचने वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और एक डॉक्टर का बेटा सुभाष घई भी एक डायरेक्टर बन सकता है जी। ये सब बच्चे अपने दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ फिल्म के बच्चे ही फिल्म काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बचपन में अपने टैलेंट को, अपनी हॉबीज को ऑब्जर्व करना चाहिए और उसको ही आप पॉलिश करते रहें और इनकरेज करते रहें और आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करें। आप खुद को सपोर्ट करते रहिए और आस्ता आस्ता देखेंगे कि जिस चीज में आप पैशन बचपन में रखते हैं वही पैशन जो है बड़ा होकर आपको प्रोफेशन में बदल जाता है। जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। या सर, आपको कालीचरण आपकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, वो फिल्म आपको, वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? चाल के लिए मैं एक्टर था, उमंग, आराधना, गुमराह में मैंने काम किया। उसके बाद मैं राइटर बना, स्टोरी मैंने अच्छी लिख सकता था मैं, और फिर मैं स्टोरी राइटर बना 6 डायरेक्टर्स के लिए जो टॉप डायरेक्टर्स थे, प्रकाश मेहरा, दुलाल गुहा, सब लोग। फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया तो मैंने पहला स्क्रिप्ट जो कालीचरण था वो मैंने अपने प्रोड्यूसर को सुनाया, उनको बहुत पसंद आया, पर जिस तरह से मैंने सुनाया उनको लगा कि ये लड़का डायरेक्ट कर सकता है। कि मैंने उनको ऐसा स्क्रिप्ट सुनाया कि पूरी पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो पूरी पिक्चर देख ली उन्होंने मेरे सुनने में ही, तो उन्होंने कहा कि तुम ही डायरेक्ट करो, बाकी हम तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और फिर वो पिक्चर जो है बहुत बड़ी हिट हुई और टेक्निकली भी बहुत एक्नॉलेजमेंट मिला, एप्रिसिएशन। सर, आपने इंडियन सिनेमा में बहुत सारे एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। वो बोलते हैं ना कि टैलेंट को पहचानने के लिए एक नजर ही बहुत होती है। तो आपको कैसे पता चला, जैसे कि इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को आपने इंट्रोड्यूस किया और आज वो काफी सक्सेसफुल है और इंडियन सिनेमा का नाम और भी आगे लेकर जा रहे हैं, तो कैसे पता चलता है कि ये इस रोल के लिए ये एक्टर एकदम परफेक्ट है? बिकॉज आपने बहुत न्यू कमर्स के साथ काम किया। अगर आप पूरे उसको स्टडी के साथ ग्रो करते हैं, उसके अंदर हर डिटेल को बहुत तरीके से उसको महत्ता देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नज़र और आपका जो दिमाग है उसके ऊपर फोकस हो जाता है कि ये कौन सी चीज़ है जो कि ये चीज़ सही है और ये गलत है। उसकी रेसिपी आपको करेक्ट मालूम पड़ती है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, अच्छा लॉयर हो, अच्छा डॉक्टर हो। कई डॉक्टर नर्वस देख के पहचान लेते हैं कि आपकी टांग में दर्द है, यार ये प्रॉब्लम है। उसी तरह से आप डॉक्टर जब बन जाते हैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपने उसके अंदर डिटेल स्टडी करने का एक इंटरेस्ट जब डेवलप करते हैं तो फिर आपको उसको जांचने की और ऑब्जर्व करने की एक समझ बन जाती है। तो आप समझिए कि मैं इतने कलाओं से गुजरा हूँ, इतने साल, 40 साल 50 साल से, मैंने हर कला को बहुत निपुण तरीके से, डिटेल तरीके से ऑब्जर्व किया, उसको समझा। इसलिए मैं किसी भी एक्टर को देखकर बता सकता हूँ कि कितनी एक्टिंग कर सकता है। जी। आपकी मूवीज का जो म्यूजिक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और एक बार अगर कोई सुन ले तो उसके दिमाग से वो जाता नहीं है, वही गुनगुनाते रहते हैं। तो आपके हिसाब से फिल्म्स में म्यूजिक की कितनी इंपॉर्टेंस है और आप कितने पर्टिकुलर है अपने म्यूजिक को लेकर? हमारे भारतीय सिनेमा के अंदर पोएट्री और म्यूजिक की बहुत इंपॉर्टेंस रही है, इसलिए क्योंकि हमारे पिछले शास्त्रों में भी अगर काव्य शास्त्र देखो तो सब शास्त्र जो है काव्य रूप से लिखे गए हैं, मंत्र भी काव्य रूप से लिखे गए हैं। तो पोएट्री और म्यूजिक जो है हमारे भारत के एक पुरानी संस्कृति में जुड़ा है, कुछ नया नहीं है। हर जितने कवि बने हैं बाद में, तुलसीदास हो या कालिदास हो, तो ये सब ने लिखे हैं। फिर उसके बाद संगीत इसमें जुड़ा। संगीत और काव्य जो है हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। हम बचपन में बच्चा पैदा हो रहा हो या शादी हो रही है, कोई त्योहार हो, तो हम सब लोग अपने ढोल बजा के गाने गाते हैं। तो हमारे रगों में है, हमारी मानसिकता में है। और संगीत और पोएम, इसलिए जब हम ड्रामा भी देखते हैं तो हमें वो ड्रामा अधूरा लगता है जब तक कि उसके अंदर कविता संगीत नहीं आए। तो इसीलिए जब से मैंने अपने कैरेक्टर्स को लिखना शुरू किया, शुरू में एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, तो मेरे साथ साथ संगीत भी चलता रहा और मेरे संगीत सुनने का मुझे बहुत शौक है। दुनिया का हर म्यूजिक जो है, कोई भी ऐसा म्यूजिक जो छोड़ा मैंने, तो मैंने सब म्यूजिक जो है, चाहे वेस्टर्न सिम्फनी हो, कर्नाटक सिम्फनी हो या कर्नाटका म्यूजिक हो, हिंदुस्तानी म्यूजिक हो, बहुत डिटेल में सुना और बहुत रुचि आज भी लेता हूँ, पहले भी लेता हूँ।
उसकी वजह से फिर मेरी जो जजमेंट है म्यूजिक के बारे में और जो मेरा एक प्यार है उससे, तो अब मैं उस सुर में और ताल में ढल गया जी। इतना ही मैं कहूँगा। क्या होता है कि जब आप किसी चीज में जो चीज बनना चाहते हैं उसमें आपको 24/7 काम करना पड़ता है, इंटरेस्ट लेना पड़ता है। आप अगर इंटरेस्ट लेंगे मैं फेमस हो जाऊं, पैसे कमाने लगूं, तो नहीं होगा। अगर आपको कलाकार है तो आपको पैसे और फेम के ऊपर मार्केटिंग पे नहीं जाना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि ये कला क्या है, इस कला का डिटेल क्या है, इसका विश्लेषण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। आजकल के बच्चे जो हैं ये सोचते हैं कि हम स्टार बने, स्टार नहीं बने। वो सोचना चाहिए कि हम एक्टर अच्छे कैसे बने, हम डायरेक्टर ऐसे कैसे बने, हम लेखक कैसे कैसे बने। तो हम ग्लैमर की दुनिया में चले जाते हैं और एक अनजान और इनोसेंट की तरह एक ड्रीम करने लग जाते हैं। वो अच्छा नहीं है। ओके, वाओ। सो सर, आपका एक स्कूल भी है विस्लिंग वुड इंटरनेशनल, जहाँ पर आप सिखाते हैं, सिनेमा पढ़ाते हैं आप। उस स्कूल के बारे में कुछ बताइए, और फिल्म इंडस्ट्री में इस टाइम पर उस स्कूल के कितने स्टूडेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी ऑडियंस? बिल्कुल। जब मेरी फिल्में लगातार हिट पे हिट होती रही 80s 90s और 2010 तक चलती रही, तब तक मेरे पास बहुत से लोग आने शुरू हुए। और जब बहुत से लोग आने शुरू हुए कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, मैं सबको चांस तो दे नहीं सकता था। तो फिर मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया मुंबई में कि जहाँ पर हर प्रदेश से, बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से, कश्मीर से, सब जगह से लोग आ सकते हैं और यहाँ आके सीख सकते हैं और इंडस्ट्री को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी पूरी इंडस्ट्री जो है वो विस्लिंग वुड्स में आती है और पूरी मीडिया इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री जो है वो आकर मास्टर क्लासेस लेते हैं, उनसे उनका संपर्क बनता है, वो अपना अनुभव बताते हैं, जिससे बच्चों को बहुत फायदा होता है। तो मुझे खुशी है कि आज फिल्में तो मैं बनाता ही रहता हूँ, लेकिन फिल्मकार बनाना, फिल्म मेकर्स बनाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी संतुष्टि है। यू फील ब्लेस्ड। विस्लिंग वुड्स जो है आज टॉप 10 पर है। ओके, नाइस। सो सर, अभी जैसे कि पेंडेमिक चल रहा है, तो कोविड के बीच में ये जो लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पर भी आप बहुत बिजी रहे, आपने बहुत कुछ किया। उन स्क्रिप्ट्स के बारे में और सॉन्ग्स के बारे में बताइए जो आपने लिखे उस टाइम पर। जो मैं देखिए, कोई भी समय क्राइसिस आता है तो उस वक्त आपको उस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अभी कोविड में सब कुछ बंद है, घर में रहना पड़ेगा, तो क्या करूं। तो मैंने इस कोविड के 7 महीनों में, आप सुन के कि मैंने 3-4 फिल्म स्टोरी और स्क्रिप्ट लिखे, फिल्में लिखी, और मैंने कम से कम नहीं तो 32 पोएम्स लिखी, 32 पोएम्स और सॉन्ग्स लिखे, और फिर 12 गाने मैंने रिकॉर्ड करवाए सोशल कॉजेस के ऊपर, जैसे कभी योगा के ऊपर, तो कभी मेडिटेशन के ऊपर, कभी पर्यावरण के ऊपर। तो सब सोशल कॉजेस लेके मैंने अपने बच्चों के साथ, बच्चों के साथ सब बनाए हैं। और हमारे ऑरडीएस ट्रैक्स करके है, एक लेबल है ऑरडीएस ट्रैक्स। उस ट्रैक्स में आप जाएंगे तो सब बच्चों के जितना म्यूजिकल काम है, स्कोर है, उसमें आपको सुनने को मिलेगा और आपको खुशी होगी कि कितना अच्छा काम किया है इस कोविड के दिनों में। उन्होंने इतने अच्छे गाने बनाए हैं, इतने अच्छे एवीज बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, कि खुशी होती है कि हमने इस कोविड के क्राइसिस को भी, बुरे टाइम को भी हमने अच्छे तरीके से यूज किया। जी। तो सर, पेंडेमिक के बाद अब सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, इंडस्ट्री में काम भी स्टार्ट हो चुका है, बट 50% ऑक्यूपेंसी के साथ थिएटर्स खुले हैं। तो फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स इसके साथ कैसे डील कर रहे हैं? इसे ट्रांजिशन पीरियड करते हैं, क्योंकि आप किसी भी नैया में या शिप में जा रहे होते हैं और तूफान आता है, उसे तूफान में से कपड़े गीले हो जाते हैं, सामान गीला हो जाता है। फिर जब दूसरे शिप में बैठाया जाता है आपको, नए शिप में, तो फिर आप गीले कपड़ों के साथ भी जाते हैं, कुछ सुखाने लगते हैं, कुछ सामान आपका गीला हो जाता है। ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। उसमें भी समय चाहिए होता है कि सब चीजें अपने स्थान पर आ जाएं। ये एक बहुत बड़ा तूफान आया है 8-10 महीने के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो हमको घबराना नहीं चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें अपने आप सतह पे आ जाएंगी। थोड़ा समय लगता है और जब समय के साथ देखेंगे आप 2021 फरवरी मार्च के बाद ये बिल्कुल अपने में सम्मान में आ जाएगा। सिनेमा हॉल में भी ऐसा है, लेकिन सिनेमा हॉल का जो सिनेमा प्रेमी है उनके लिए वो एक फेस्टिवल है। जो कलेक्टिव तरीके से वो लोग पिक्चर देखते हैं 200 आदमियों के साथ, 300 आदमी के साथ, साथ में ताली बजाते हैं, साथ में सीटी बजाते हैं, वो घर में नहीं देते। घर में बैठ के फिल्म देखना जो है एक डिस्टर्बेंस के साथ है, कभी खाना खा रहा है आदमी, कोई आ गया, कोई चला गया, छोटी स्क्रीन पर आप कभी एंजॉय नहीं कर सकते।
बड़े सिनेमा में बड़े साउंड के साथ, बड़े कैरेक्टर के साथ, अच्छी कहानी से अंधेरे में दरवाजा बंद करके पूरे हॉल के अंदर देखना, उसका एक मजा ही अलग है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा सिनेमा हमेशा जिंदा रहेगा और भी अभी बढ़ेगा। सर, कहा जाता है कि इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसमें बिलीव करते हैं, और अगर हाँ तो आपका लक फैक्टर क्या रहा? देखिए, ये बात तो सही है कि वैश्विक शक्तियां आपके ऊपर काम करती हैं कि आपने कहाँ जन्म लिया, आप कैसे पढ़ते हैं, कितने दुर्बल हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जल्दी मर जाता है, किसी का मतलब कुछ नुकसान हो जाता है बिजनेस में, तो लक फैक्टर तो हमेशा होता ही है। लेकिन लक भी आपके सामने शर्मा जाता है कि अगर आप सच्चे हैं और कर्म योगी हैं। अगर आपने कर्म योगी तो यू कैन विन। आपके कर्म की तलवार से आप बुरे लक को काट सकते हैं। ये मेरा हमेशा विश्वास रहा है। बहुत से फेलियर आए मेरे जीवन में भी, लेकिन हर फेलियर को मैंने अपॉर्चुनिटीज बना के, उसको चैलेंज समझ के, उसमें चेंजेस ला के मैंने अपने आप को वीआई बनाया। तो लक फैक्टर तो होता है, किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन सवाल यह है कि जो अपने खुद कमाता है, खुद बनाता है, उसका स्वाभिमान ही अलग होता है। अमेजिंग जी। बहुत से गरीब बच्चे देश के नेता बने हैं, बहुत से गरीब बच्चे अभिनेता बने हैं, डायरेक्टर बने हैं। Yes. बहुत बहुत अमीरों के बच्चे कुछ भी नहीं बन सके, सिर्फ उनके बच्चे बन के रह गए। जी सर, आपने 3 जनरेशंस के साथ काम किया है। हर जनरेशन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट रहा होगा। तब में और अब में क्या डिफरेंस आया है? उतना ही फर्क है जो आपके दादाजी में था बजाज साहब में, और आपके पिताजी में बजाज साहब में, और आप में। जितना मायापुरी के 3 जनरेशन से मैं देख रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ, आपके मायापुरी के बजाजपुरी फैमिली को। जितना फर्क आपके परिवार में आया है, तो उतना फर्क सिनेमा में भी आया है, समाज में भी आया है, और आता भी है, क्योंकि जो 100 साल के अंदर साइंस आई है और हेल्थ टेक्नोलॉजी आई है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, डिजिटल आया है, तो इससे एक वास्ट नॉलेज बढ़ी है। पहले तो हमको दूसरे देशों के बारे में मालूम ही नहीं होता था। बहुत से देशों को इंडिया के बारे में नाम ही नहीं मालूम था। इंडिया को दुनिया का हर बच्चा जानता है कौन सा इंडिया कंट्री है। और आज हर बच्चा जो है, गांव का भी हो या शहर का हो या छोटे शहर का हो, उसको पूरी इंफॉर्मेशन, नॉलेज गूगल के द्वारा, नेट के द्वारा पूरी प्राप्त होती है। अब उसको माँ बाप के ऊपर या चाचा चाची के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं, वो खुद सेल्फ एजुकेशन हो सकता है। पहले हमें दूसरे की उधार लेके पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, जो उसने कहा वो मानना पड़ता था। अभी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद को अपना ज्ञान बना दे सकते हैं, खुद जजमेंट कर सकते हैं, खुद एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो मुझे बहुत खुशी है। मैं भी आज वही यंगस्टर फील करता हूँ कि मैं भी रोज एक्सप्लोर करता हूँ एज ए स्टूडेंट। आज मैं भी अपने आप को 21-22 साल का ही समझता हूँ, क्योंकि वो जनरेशन गई जब सुभाष घई था, फिर सुभाष घई डायरेक्टर प्रोड्यूसर, अब तो मैं एसजी हूँ, सुभाष घई से छोटा होकर एसजी बन गया। मैं आज सब अपने स्कूल के बच्चों के साथ डिस्कशन करता हूँ, चर्चा करता हूँ, उनसे सीखता हूँ, अपने बच्चों से सीखता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो उनके बताता हूँ। एक अपने आप में आनंद है, एक समय के परिवर्तन के साथ आदमी को परिवर्तित होना चाहिए, बदलना चाहिए, रूढ़वादी नहीं होना चाहिए। जी सर, आपने मायापुरी का नाम लिया ही है, तो फिर प्लीज मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि मायापुरी की अपनी मेमोरीज के बारे में बताइए प्लीज। मायापुरी जो है हमेशा एक बड़े डेडिकेटेड टीम है इनकी, और हिंदी जगत, सिनेमा जगत को, पूरी हिंदी बेल्ट के अंदर मायापुरी तो एक बहुत प्राथमिक तरीके से थी। और मेरे साथ तो जब उन्होंने मुझे एज एन एक्टर भी देखा, उमंग में भी देखा, आराधना में देखा, एज राइटर भी देखा। मेरी पूरी जर्नी जो है, मायापुरी के पास चित्र ज्यादा होंगे देन मेरे पास, तो उनके पास ज्यादा मेरे चित्र होंगे, मेरी जर्नी के हर फिल्म मेकर के बारे में उन्होंने, तो अपने आप में इतिहास और सबकी यात्रा दिख सकते हैं। और मायापुरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैगजीन है, जिसका पीछे हेरिटेज भी बहुत है, बहुत उनके पास वेल्थ है जी, मैं समझता हूँ। सर, मुझे खुशी है कि आज मायापुरी ने मुझे बुलाया, और मेरा पुराना जमाना मुझे इट्स आवर प्लेजर, थैंक यू। सर, इंडस्ट्री में जो लोग अपनी जगह बनाना चाहते हैं, जो न्यू कमर्स आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर आप गरीब भी हैं तो घर में प्रैक्टिस करें, और थोड़ा सा पैसा है तो ट्रेनिंग लेने जरूर जाएं। आज शिक्षा के बिना पूरा जीवन अधूरा है। आप कितना भी टैलेंट हो, कितना भी कुछ हो, उसको पॉलिश करने के लिए, कंपटीशन में जीतने के लिए आपको
क्विक नॉलेज चाहिए और प्रैक्टिकल चाहिए, उसके लिए आपको हर स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा अपने ऊपर विश्वास या आकाश के ऊपर, आसमानों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद ही पे करना चाहिए। ठीक है, ओके सर, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लीज बताइए। अभी हम लोग 3 प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जी स्टूडियो के साथ हमारा टाई अप हुआ है, जिसमें एक फिल्म कॉमेडी बनाएंगे और एक फिल्म सोशल ड्रामा है, एक कोर्ट ड्रामा है और एक थ्रिलर है। तो ये फिल्मों के ऊपर हमारे बहुत से राइटर्स, यंग ओल्ड राइटर्स मिलकर एक राइटर्स रूम बनाया। हम लोगों ने 3 साल से काम कर रहे हैं, अच्छे स्क्रिप्ट लिखे, और 2021 में मार्च में हम प्रोडक्शन शुरू होंगे। और आपको अभी मुख्तार की तरफ से, सुभाष घई की तरफ से फिल्में देखने को मिलेंगी। I am playing very active part in the creative, as a critic producer, as a writer, as a music, in editing, and we have got a lot of talent at Whistling Woods. वहाँ से talents लेंगे, हमारे पास studios भी है, सब साधन है, इसलिए आज हम बहुत we are very excited to make a better films and good films for our audience. Okay, so last question. At the end, any message for your fans or viewers of Mayapuri? आपके मायापुरी के फैंस के लिए मैं यही समझूंगा कि अगर आपको मायापुरी में आना है, मायापुर यानी माया नगरी में आना है, तो इसको माया नगरी ही समझिए। लेकिन याद रखिए, माया नगरी में आने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि दुनिया का हर आदमी माया नगरी में नहीं आता है। जी। अगर आप देखेंगे, ज्यादातर छात्र जो हैं वो डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो माया में जाके अपने को असल रखना, अपने आप को नेचुरल रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मायापुरी जो है, भले सिने जगत के बारे में लिखते हैं, लेकिन वैसे बहुत सिंपल फैमिली है, बहुत सिंपल बात करते हैं, सिंपल विचार हैं उनके, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन मायापुरी कट। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस इंटरव्यू। Thank you. God bless you. God bless you. My all well wishes to everyone. Okay. Thank you, sir.